साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं डॉक्टर मिलिंद जीवने साहब से। और मिलिंद जीवने साहब एक्स मेडिकल ऑफिसर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर में। महू के अंदर में विजिटिंग प्रोफेसर भी थे डॉक्टर बाबा साहब यूनिवर्सिटी के अंदर में। इसके अलावा आप नेशनल चेयरमैन हैं सिविल राइट प्रोटेक्शन सेल के, और भी बहुत सारी ऐसी डिग्रियां लिखी है उनकी वाली यहाँ पर। और उनसे बातचीत करते 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 हम बहुत सारी चीज़ों का ये करेंगे, है ना। उनकी डिग्रियां अगर पढ़ते रहेंगे तो लगता है मुझे कि वर्किंग पढ़ते पढ़ते करीबन 15-20 मिनट लग जाएंगे। और हम ये चाहते कि इंटरव्यू जो है केवल बातचीत के रूप में रहे, कि आप लोग भी मतलब इसका आनंद लें। और कुछ साहब से हम कुछ ऐसी जानकारी लेंगे कि जिससे हमारा भी ज्ञानवर्धन हो और एक सामाजिक संदेश भी जाए और एक प्रेरणा भी मिले आने वाले युवाओं के लिए, समाज के लिए। और एक बहुत अच्छा एक आशा का संदेश जाए, क्योंकि साहब को मैं करीबन अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनके लेख पढ़ता था और उनको थोड़ा बहुत सुना भी, तो मुझे नाम सुना था डॉक्टर जीवने साहब। तो आज मैं नागपुर के अंदर में जब हूँ तो मुझे एक अवसर मिला उनसे मिलने के लिए, और उन्होंने काफ़ी अपना कीमती टाइम समय दिया। तो सर आपका धन्यवाद सबसे पहले। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अधिकतर जो ऑफिसर्स है रिटायरमेंट होने के बाद चुपचाप बैठ जाते हैं, आपके अंदर ऐसा क्या है कि आप बहुत एक्टिव हैं? नहीं, मैं रिटायरमेंट नहीं, मैं जब मैं सर्विस में था तब भी एक्टिव था। अच्छा, तब भी एक्टिव थे? सर्विस के पहले भी एक्टिव था। आज मेरा जो मूवमेंट का जो कार्य है, जब मैं उम्र के 8 साल का था तब से मैं अम्बेडकर मूवमेंट से जुड़ा हूँ। तब वीरा वाशिंगटन नाम के रिपब्लिक स्टूडेंट फेडरेशन के नेता रहा थे, तो उनके माध्यम उनके साथ में जुड़ा रहा हूँ मैं। इसलिए बचपन से ही मुझे तो थोड़ा सा हम ये परिचय जानना चाहेंगे कि आप मूलतः क्या नागपुर के रहने वाले हैं कि या और कहीं आसपास के? वैसे तो नागपुर के कहाँ ही जाएंगे। अच्छा, नागपुर से ही मतलब। तो आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई मतलब उस समय? नागपुर में पढ़ाई हुई वैसे। अच्छा, नागपुर में ही पढ़ाई हुई। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे दीक्षा भूमि से भी आपके काफ़ी लेख आते रहते हैं, दीक्षा भूमि से रिलेटेड। और मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि अभी मैं दीक्षा भूमि से आया हूँ, तो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं आज से 8-9 महीने पहले मैंने लोगों को बताया था ये बातें। तो मैं वहाँ गया। मेरी जो संगठन है सिविल राइट प्रोटेक्शन सेल, और हमारे संगठन के कुछ लोग थे, उसमें गौतम हिंद्रे थे जो इंजीनियर थे, और शंकरराव ढिंगरे थे, डॉक्टर मनीषा घोष, डॉक्टर भारती लांजवार, इनके साथ मैं वहाँ गया। फोटोग्राफ लिया वहाँ की जो जस्ट खनन चल रहा था, और वीडियो लेके मैंने सब लोग बताया, और लेख भी लिखा मैंने कि भाई ये होने वाला है, तब हमें जागना पड़ेगा। तब किसी ने उसकी दखल नहीं ली। जब वो खड़े हुए पिलर ऊपर तक गए तब लोगों का विरोध चालू हुआ। मैंने तो अपनी दायित्व तो पहले ही पूरा किया था कि भाई भविष्य के लिए, दीक्षाओं के लिए खतरा है। तब नहीं हुआ, कोई देर आई दुरुस्त है, हम कह सकते हैं। अच्छा। नहीं, वो एक अभी मैं जैसे पता किया कि वो 201 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें अंडरग्राउंड पार्किंग थी, फिर वो हाल बनाने वाले थे, और वो दीक्षा भूमि पे काफ़ी सौंदर्यीकरण करने वाले थे, और भाई यहाँ के लोगों ने आंदोलन करके वो चीज़ को रोक दिया। ऐसा नहीं, वैसा नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, हम ये क्या है, दीक्षा भूमि एक वर्ल्ड का सेंटर है, वर्ल्ड की एक धम्मभूमि है, वर्ल्ड के एक बिल्कुल नामांकित केंद्र है। तो हम जहाँ भी देखते हैं, हम तिरुपति बालाजी लो या कोई भी हिंदू मंदिर टेम्पल लो, कहीं भी, तो एकदम मंदिर के लग के कोई ये नहीं होता, भूमिगत पार्किंग नहीं होता। अगर दूसरी बात क्या हो रही है, जहाँ भूमिगत पार्किंग, जहाँ रोड बने हैं वहाँ पानी जमा हो रहा है। नागपुर में जब भी जितने बने हैं, बराबर, कल चल के दिखे में पानी जमा होता, दिखे में को जो सूप है उसको खतरा हुआ होता। ये बातें मैंने की। दूसरी बात क्या हो रही है, अभी बाजू में एक AC हॉल बनाया सामाजिक न्याय विभाग ने, वो AC बाजू में दीक्षा में रख के उनको दिया, एक हॉल बना के AC हॉल बना दिया। बहुत अच्छा बनाया हॉल। वो मेंटेनेंस नहीं हो रहा दीक्षा में समिति को। ये AC हॉल वो भी जमीन के ऊपर बना हुआ है, वो AC हॉल, उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा। तो ये अंडरग्राउंड पार्किंग कैसे मेंटेन होंगी? अगर मेंटेन, सबसे बात तो उनकी मेंटेन का कैपेसिटी नहीं है दीक्षा भूमि की। और उन्होंने दूसरी बात क्या, उनका तो उद्देश्य क्या रहा है, सब एकेडमिक लेवल रहा है।
धम्म मूवी, उन धम्म मूवी वो कभी रही नहीं, वो उन जो धम्म मूवी का जो कार्य करना चाहिए वो काम कभी रहा है नहीं। मैंने आज से 2018 में 20 में उनसे मैं जागतिक धम्म परिषद की बात हुई थी और अखिल भारतीय परिषद की, अमृत की परिषद की बात हुई थी। मैं उनसे, वहाँ के जो ट्रस्टी है उनसे मिला, नाम लेना अच्छी, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं। तो मैंने कहा कि भाई अपन दोनों मिलके अपन वहाँ कॉन्फ्रेंस लेंगे। तो मुझे 1 लाख रुपये फीस, 1 लाख रुपये मांग रहे थे। अच्छा, आप इसकी 2 दिन के लिए करेंगे तो 1 लाख रुपये मांग रहे थे, 1 दिन का 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये देना है। अरे भाई, जब मैं नागपुर का जो देशपांडे सभागृह है वो मुझे 35,000 में मिल रहा है। इस वो 1000 लोगों का केंद्र है, वो 400 लोगों का केंद्र, वहाँ 400 लोगों का हॉल है। मुझे दीक्षा जो अपने देशपांडे सभागृह वहाँ 1000 लोग कैपेसिटी है, वहाँ मुझे 35,000 में मिला 1 दिन का किराया, 2 दिन का 70,000 हो रहा है। ये 1 लाख रुपये मांग रहे हैं। तो मैंने वो परिषद वहाँ ली थी। तो दीक्षा में भी ये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, कभी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्य किया ही नहीं है, न वो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन पाया है। क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है, कॉलेज खोलना, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रोफेसर की पद के लिए 40 लाख 50 लाख मिलता है, जो भी है। लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, धम्म केंद्र नहीं बन पाया, ये हमारा दर्द है। इसलिए हमने उस केंद्र को, उस भूमिगत पार्क को विरोध किया। हमने कहा कि दीक्षा में लग के जगह है कृषि विभाग की, उसके बाद में हमारे आरोग्य विभाग की बाजू में ही जगह है, तो वो जगह मिलाने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रहा था? हमारे जो ट्रस्टी है, उस जगह मिलाने की, उस जगह बनाना चाहिए था। वहाँ उन्होंने रहने की व्यवस्था करना चाहिए, उस जगह, वो बाजू का जगह लेके। हम बाजू सीढ़ी में क्या लिख रहे हैं, हम उनको जगह मिलती है, बाकी हिंदू मंदिरों को जगह मिलती है, हमको जगह क्यों नहीं मिल रही है भाई? यहाँ वाजपेयी आया, उससे बोला हम जगह दे देंगे, अटल वाजपेयी भी आगे गए, वो बोले हम जगह दे देंगे, कहाँ जगह मिली? तो ये प्रयास क्यों नहीं हो रहा है? लोगों को ये पता चाहिए भाई हम ये कर रहे हैं, इनको जगह नहीं दे रही, हम आंदोलन करो। हम आंदोलन करने को तैयार है। जब तुम बाकी जगह देते हो तो हमारे लोग, हमें दीक्षा में जगह क्यों नहीं मिलना चाहिए? दीक्षा में मिल कि बिल्कुल आरोग्य विभाग की जगह है, बाजू कृषि विभाग की जगह मिलना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य रहा है, हम उनके लिए भी आंदोलन करने को तैयार है। सबसे बड़ी बात, ट्रस्टी जो बने हैं उनकी वैचारिक लेवल ही नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम करने की, या राष्ट्रीय स्तर पर उनकी लेवल ही नहीं है। किसी की वो औकात नहीं है। बताए वो बोलता अच्छे वर्ड शब्द अच्छे नहीं है, लेकिन उनकी स्तर नहीं है, वो लेवल का काम करेंगे, वो स्तर नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा था कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने इस दीक्षा भूमि पे बौद्ध धम्म की दीक्षा दी, और ये एक वर्ल्ड, मतलब एक बुद्धिस्ट सेंटर अभी तक घोषित हो जाना चाहिए था, और सरकार को इसको इस लेवल पे डेवलप करना था कि यहाँ लाइब्रेरी, मेडिटेशन सेंटर, रिसर्च सेंटर और रहने की लोग आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था होना चाहिए था, सेंटर, सारी चीज़ें होनी थी। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर वो कार्य नहीं हुआ। वही मैं बोला, आप शेगांव में जाओ, शिरडी में जाओ, हाँ। अपने तिरुपति बालाजी जाओ, हर जगह वो व्यवस्था होती है। कहीं मन हुआ, कहीं रहने की व्यवस्था, 200-300 रुपये में लोग रहते हैं पर डे के। इसमें यहाँ भी वो सेंटर, वही रहने की व्यवस्था करने के लिए, खाने की व्यवस्था करने के लिए, सब व्यवस्था करने, कैंटीन में व्यवस्था करने के लिए, और बाजू की ज़मीन है, कृषि विभाग की ज़मीन है, उसके बाद में आरोग्य विभाग ज़मीन है। इसलिए कोशिश क्यों नहीं जाती है? अब मेरा ये सवाल था कि ये 201 करोड़ रुपए का जो फंड आया है, हाँ, तो इस फंड को बुद्धिस्ट थिंकिंग के हिसाब से या बाबा साहब के सोच के अनुसार क्या सरकार डेवलपमेंट में लगाएगी? इसके लिए कुछ यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और जो मेन जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, या जो आवाज़ उठाने वाले आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं, ये क्या प्रयास करने वाले उस चीज़? मैं एक तो लेखक भी हूँ। जी हाँ जी, एक्टिव भी मैं लेखक हूँ। मैंने दीक्षा में बारे में बहुत से लेख लिखा मैंने, कि भाई उन्होंने क्या करना चाहिए। अभी सवाल है ट्रस्टी के हाथ में सब करना है या नहीं करना। हम कितना बोले ट्रस्टी करने का, तो हम क्या कर सकते हैं? बस हम आखिर में एक ही है, ट्रस्टी भगाओ आंदोलन कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ट्रस्टी भगाओ तो दूसरे ट्रस्टी आएंगे तो उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हमने ट्रस्टी भगाओ आंदोलन किया भी, दूसरा ट्रस्टी आने के बाद वो अच्छा रहेगा या सही रहेगा, हम कैसे बोल सकते हैं? इसलिए आदमी में, बुद्ध ने क्या किया, विचार आदमी में परिवर्तन किया। हम वही अपेक्षा करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हो जाए। हम बुद्ध के विचार लोग हैं। बाबा साहब ने परिवर्तन की बात की, तो हम चाहते हैं कि उनमें परिवर्तन हो जाए और कुछ नया कुछ बने। बाबा साहब ने जो
1956 में स्पीच किया था और उसमें ये कहा था कि जिन लोगों को मैं बुद्ध धम्म की दीक्षा दे रहा हूँ इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। सेमिनरी होना चाहिए, हाँ, बुद्धिस्ट सेमिनरी होना चाहिए। हाँ, और आगे आने वाले समय में मेरे जाने के बाद में ऐसा लोग नहीं कहे कि महारो ने, खासतौर से ऐसा नाम लिया उन्होंने कि महारो को हमने दीक्षा दी और इन्होंने उसका मतलब परिपालन बराबर नहीं किया। तो इस संदर्भ में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये उनके जो वाक्य है कहाँ तक मतलब काम किया गया और नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया? बाबा साहब की इच्छा थी बुद्धिस्ट सेमिनरी बने, जो बुद्धिस्ट सेमिनरी ना बंगलोर बन पाई है ना नागपुर में बन पाई। बाबा साहब ने बंगलोर में ज़मीन ली थी, आपको पता है, बुद्धिस्ट सेमिनरी के लिए बाबा साहब ने बंगलोर ज़मीन ली थी। उस सेंटर में मैं गया हूँ, बंगलोर में मुझे बुलाया गया था, मैं गया वहाँ। तो बुद्धिस्ट सेमिनरी हम ना बंगलोर में बन पाई है ना यहाँ बन पाई है। सवाल क्या हो रहा है, विजन होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा क्या है, हमारे में विजन नहीं है। विजन बराबर। अगर तुम्हें विजन नहीं है, तुम सिर्फ खुर्ची बैठे हो तो कैसा होगा? वही बात बाबा साहब बुद्धिस्ट सोसाइटी की बात हो रही है, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। वहाँ जो ट्रस्टी बने हैं, अभी तो एक भी ट्रस्टी जीवित नहीं है, बुद्धिस्ट सोसाइटी के जो ट्रस्टी एक भी जीवित नहीं है। और दूसरी बात क्या हो रही है, जो भी राजेंद्र अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर या चंद्रवती बोरी जो बोल रहा है, चंद्र पटेल बोलता है कि मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी का पदाधिकारी हूँ, वो लोगों को टोटली अंधेरे में कर रहे, उनको ब्लैकमेलिंग यानी झूठी जानकारी दे रहे। ये बुद्धिज्म से विपरीत बात है, क्योंकि वो लोग संवैधानिक ट्रस्टी नहीं है। जो संवैधानिक ट्रस्टी थे आखिर में डॉक्टर ज्योतिकर और अशोक अम्बेडकर, वो मर गए। अभी 7 ट्रस्टी में से एक भी ट्रस्टी नहीं है। और दूसरी बात क्या हो रही है, उनका जो लक्ष्य है अब 12 करोड़ रुपए के ऊपर ट्रेजरी में, मुंबई के ट्रेजरी में 12 करोड़ रुपए जमा है। ये अशोक अम्बेडकर हो, अपने राजेंद्र अम्बेडकर हो, भीमराव अम्बेडकर हो या चंद्रवती पटेल, उनका लक्ष्य 12 करोड़ रुपए के ऊपर है जो ट्रेजरी जमा है कि बुद्धिस्ट सोसाइटी का हम बनते हैं तो हमको 12 करोड़ के ऊपर व्यवस्था करने का, यानी ये आरोप कहने में कोई हरगिज़ नहीं है। क्योंकि यहाँ उन्होंने क्या किया, आज 2009 से उन्होंने अभी तक हिसाब दिया नहीं है। मालूम है हमें, ना राजेंद्र अम्बेडकर ने हिसाब दिया है, ना चंद्रवती पटेल ने हिसाब दिया है, ना भीमराव अम्बेडकर ने हिसाब दिया। मीराताई ने जो काम किया, मीराताई अम्बेडकर जो बताती मैं अध्यक्ष हूँ, ना उन्होंने चैरिटी में हिसाब दिया गया। 2009 से हिसाब नहीं दिया गया, ये समझो अभी। और ये लोग पैसा जमा कर रहे हैं चंद्रवती पाटिल से, लेकिन इन लोगों ने लाखों रुपया सरकार से लिया, कार्यक्रम लिया, हिसाब दिया नहीं, लोगों से पैसा लिया। अशोक राजेंद्र अम्बेडकर तो कहीं हर जगह जाता तो 5 लाख 4-5 लाख ले लेता लोगों से, मुझे काम करना है वो काम करना है, जबकि वो ट्रस्टी है ही नहीं, बुद्धिस्ट सोसाइटी का वो पदाधिकारी नहीं है। और पैसा लेता है, लोग देते हैं। बाबा साहब पोता, राजेंद्र अम्बेडकर बाबा साहब पोता कैसे हो सकता है? बाबा साहब परिवार का कैसे हो सकता है? बाबा साहब वो अशोक मुकुंद अम्बेडकर के परिवार का वो सदस्य है। बाबा साहब अम्बेडकर घर का सदस्य नहीं है वो। बाबा साहब अम्बेडकर घर का सदस्य प्रकाश अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर है, अन्नदाता अम्बेडकर है। तो ये जो मिसगाइड जो किया जाता है, वो बाद में लोग पैसा चंदा जमा किया जाता है, ये हमारे लिए बड़ा खेत की बात है। लोग उनके बातों में आते हैं, जबकि उन्होंने 2009 से हिसाब न देने के कारण अभी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की मान्यता रद्द हो सकती है। क्योंकि उनका नियम है, जो संस्था 3 साल या 5 साल में हिसाब देता नहीं, उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। अब बताइए, अपनी मान्यता रद्द हुई तो क्या हुआ? बाबा साहब मूवमेंट का क्या हुआ? बाबा साहब ने जो मूवमेंट खड़ी की, धर्म मूवमेंट, धार्मिक मूवमेंट, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। हमारे लोग कहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे लोगों पे दायित्व है ना। दूसरी बात और क्या बातें हो रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई थी, वो सोसाइटी एक्ट के अधीन बनाई थी, सोसाइटी एक्ट 1950। इन्होंने क्या किया, और हर 3 साल में इलेक्शन होने का प्रोविजन था, हर साल 3 साल में इलेक्शन। उसके बाद में क्या हुआ, इन लोगों ने 62 के बाद में इन लोगों ने सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, और उन्होंने क्या किया, बीपीटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन किया, और इलेक्शन जो प्रोसेस थे 3 साल में इलेक्शन, वो कंडीशन निकाल दिया। जो एक बार बन गया अध्यक्ष, वो मरते दम तक अध्यक्ष रहेंगे, वो लायक काम करने के लायक रहे या नहीं रहे, वो अध्यक्ष रहता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ये लोकतांत्रिक संस्था से अलोकतांत्रिक संस्था की तरफ है, जो
चुनाव होना था और चुनाव होके मतलब कोई अगर गलत करता है तो उसको बाहर करके नए को एंट्री करना पब्लिक था। पब्लिक ने उन्हें चुन के दिया होता है। हाँ, पब्लिकली न रह के वो संस्था ये हो रही उन्होंने अपने लिमिटेड कर दिया वो, लिमिट उन्होंने लिमिटेड कर दिया है। अभी बताइए अगर इलेक्शन रहा होता पब्लिक सभी हमारे अपन सभी लोग वहाँ के मेंबर बने होते, हमने वोटिंग का अपने को अधिकार रहा होता, बाबा साहब ने लोकतंत्र की बातें होती तो अधिकार रहा होता इलेक्शन नहीं। का। तो बाबा साहब ने जो भारतीय बौद्ध महासभा जो बनाई थी और आज की बौद्ध महासभा, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ गया उस हिसाब से? पहले सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन थी, वहाँ सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन और इलेक्शन का प्रोविजन था। इलेक्शन का प्रोविजन 3 साल में, ठीक। अभी क्या हो गया, इलेक्शन प्रोविजन 62 के बाद इलेक्शन प्रोविजन हट गया, 1962 के बाद वो बीपीटी एक्ट, वो सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया। अब बीपीटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन किया उन्होंने और इलेक्शन कैंसिल कर डाला। अच्छा, ये बीपीटी एक्ट क्या होता है, मतलब थोड़ा हम दर्शकों के लिए बताना उसमें चाहिए। रजिस्ट्रेशन 2 एक्ट में होता है। जी हाँ जी। उसमें एक सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, एक बीपीटी एक्ट में होता है। अगर सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बीपीटी एक्ट मिल जाता है, ऑटोमेटिक मिल जाता है। ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर ओनली बीपीटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करना है तो तुम वहाँ इलेक्शन नहीं भी कर ले सकते हो, लेकिन वहाँ सोसाइटी एक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। अगर सोसाइटी एक्ट पर रजिस्ट्रेशन किया तो तुमको बीपीटी एक्ट रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, लेकिन अगर तुमने बीपीटी एक्ट रजिस्ट्रेशन किया तो सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। इन्होंने वही काम किया, इलेक्शन कैंसिल किया। जो लोगों को ये चीज़ें मालूम नहीं है, और ऊपर से 2009 से उन्होंने हिस्सा भी नहीं दिया। जो एक बार बन गया अध्यक्ष पदाधिकारी ट्रस्टी बन गया, मरते तो ट्रस्टी रहते हैं, वो लायक हो या ना वो काम करने की, उसमें कैपेसिटी रहे या नहीं रहे। जैसे जो बात अभी हम वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, हाँ दीक्षा में ये चीज़ हो रही है अभी। तो भारतीय बौद्ध महासभा, जैसे कि बाबा साहब का सपना था कि गांव-गांव में ये जाए, उसके साथ समता सैनिक दल जाए, है ना, और राजनीतिक प्रशिक्षण होकर हमारे लोग राजनीति के अंदर भी आगे आए। तो इस बाबा साहब की जो विजन की तुम्ही या देशाची शासनकर्ता जमात आहात, जा आणि तुमच्या घराच्या दिवाळीवर लिहा, भिंतीवर लिहा। अभी और बताता हूँ, बाबा साहब ने पॉलिटिकल राजनीतिक स्कूल भी बनाया था। अच्छा, राजनीति स्कूल भी बनाया था बाबा साहब ने, रेगे उसके रजिस्ट्रार थे, वो स्कूल नहीं चल पाई। रेगे ये भी बहुत कम लोगों को पता है। जो हमें ये कैडेट की कंसेप्ट है, बाबा साहब की कंसेप्ट है, जो उन्होंने कैडेट उस माध्यम से कैडेट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो बाद में बंद पड़ी। तो अगर राजनीतिक स्कूल बनी होती तो हमारे राजनीतिक लोग बहुत होशियार बने होते, हमको ये समझना पड़ेगा। मतलब प्रशिक्षण सीधा सीधा बंद कर दिया गया। यानी हमारे राजनीति वहाँ राजनीतिक नेता बनाने की स्कूल थी, राजनीति बनाने का जो स्कूल था, जो एजुकेशन था, वो बंद कर दिया बाबा साहब। अच्छा, धम्म के मामले में भी प्रशिक्षण कहाँ तक अभी हमारे पास ना बाबा साहब का बुद्धिस्ट सेमिनरी कंसेप्ट है ना बाबा साहब का, सेमिनरी कॉन्सेप्ट, और ये अभी तक कहाँ कितना बंगलोर में सफल जमीन हुआ? ली थी बाबा साहब ने। अभी जमीन कई लोगों ने अतिक्रमण किया है, कुछ लोगों ने वहाँ सेंटर बनाया, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ अतिक्रमण भी किया है जो बाबा साहब ने जमीन लिया था। तो बुद्धिस्ट सेमिनरी बनी नहीं है, ना दीक्षा में बनी बुद्धिस्ट सेमिनरी। बस वहाँ जो ट्रस्टी है उनके बारे में विजन नहीं है उनके पास में, ना उनके पास टाइम है। विजन तो नहीं चाहिए, वो टाइम भी नहीं है, बस उनके परिवार को अपने परिवार में खुश रहते हैं। वो जाते हैं ट्रस्टी, वो ट्रस्टी पर बताते हैं, लेकिन उनको टाइम ही नहीं देते। अगर उनका समय नहीं है तो धर्मोत्तर बढ़ेगी कैसे, ये हमारे सामने सवाल है। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो अलग अलग प्रकार के भिक्षु आते हैं, हाँ, और मैं कभी उनको चेकआउट करता हूँ तो कभी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई एक यूनिफॉर्मिलिटी नहीं है। यस, नहीं अभी आपको पता है धम्म के मामले में मैं 2 जगह गया हूँ। मैं थाईलैंड गया, बैंकॉक, थाईलैंड गया बैंकॉक में। जी हाँ जी। पूरे थाईलैंड घुमा मैं, पटाया गया, बैंकॉक गया, और अयोध्या गया। तो बैंकॉक में एक बुद्धिस्ट मॉन्क यूनिवर्सिटी है, जिसको मॉन्क बनना है उसको वहाँ विद्यापीठ में पढ़ाई करना होता है, एंट्री करना होता है, बराबर। पढ़ाई करना होता है। वही बात मैं वो विद्यापीठ में गया मैं, और उसकी बात श्रीलंका में भी गया है। श्रीलंका में अनुराधापुर में बुद्धिस्ट मॉन्क यूनिवर्सिटी, बुद्धिस्ट मॉन्क यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ाई की जाती है, बुद्धिस्ट मॉन्क बनाने की स्टडी दी जाती है। और ट्रेनिंग वो क्या होता है, उससे क्या होता है, वो जो मॉन्क क्या होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। आप श्रीलंका के मॉन्क देखिए, विद्वान होते हैं, थाईलैंड के मॉन्क विद्वान होते हैं। यहाँ के मॉन्क क्या है, रिटायरमेंट क्या होते हैं, बुद्ध भिक्खु बन जाते हैं, वो वही वंदना पवित्र पाठ पूजा कर लेते हैं। कहाँ है ये ट्रेन, कहाँ है प्रशिक्षित, कहाँ है मॉन्क्स? हमारे भारतीय मॉन्क्स प्रशिक्षित कहाँ है? बुद्धिस्ट मॉन्क यूनिवर्सिटी कहाँ है भारत में? ये हमारे लिए दुख की बात है, जो हम
हम इसमें हम भी जवाबदार हैं। हमने बुद्धिस्ट मॉन्क यूनिटी खोली नहीं है। अभी मेरा एक थोड़ा सा विजन है भी। ये नागपुर के आजू बाजू में मुझे एक कोंडारी के बाजू में एक ज़मीन मिली, मुझे दान में ज़मीन मिली है। तो उस ज़मीन पर मेडिटेशन सेंटर और बुद्ध धम्म प्रसार केंद्र दोनों में खोलने जा रहा हूँ। अच्छा, वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी लागत कितनी है लगभग? अभी तो प्रोजेक्ट 10-15 करोड़ का रहेगा, लेकिन अभी का प्रोजेक्ट 10-15 करोड़ का रहेगा। लेकिन मैं उसके बाद में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जाता हूँ। मेरा कंसेप्ट, मेरा विचार है, विजन है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बने, वहाँ बुद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार केंद्र बने, बहुत बड़ा, अंतर्राष्ट्रीय उसकी मान्यता मिले। ये मेरी कोशिश है मेरी। अच्छा, समता सैनिक दल को लेके बाबा साहब का क्या विजन था और उसके लिए कितना काम हुआ है? नहीं, ये तो बड़ा बिगड़ प्रश्न है। क्योंकि बाबा साहब ने समता सैनिक दल कब बनाई थी? 26 में। बराबर। क्यों बनाई थी 1926 में? बाबा साहब ने 1924 में बहिष्कृत हित करने सभा बनाई थी। 24 में क्या बनाया बाबा साहब ने? बहिष्कृत हित करने सभा। जी हाँ जी। उसके बाद में 25 में आरएसएस की स्थापना होती है, रॉयल सीक्रेट सर्विस, जो लाल झंडे के या हिटलर के विचारों की संगठन बनती है आरएसएस। अभी यह नाम बदल गया है, उस टाइम नाम क्या था? रॉयल सीक्रेट सर्विस। रॉयल, देखो रॉयल यानी राजा की सीक्रेट सर्विस। अभी कौन राजा होगा ये बताइए। भारत 25 की बात हो रही, भारत तब गुलाम था। तब गुलाम था, बराबर। तो किसके लिए गुलाम बनाई होंगी? लाल झंडे का प्रभाव था, हिटलर के विचार से वो बनी थी संगठन। उसके बाद उसका नाम बदला है, स्वयंसेवक संघ। वो 25 की बात हो रही है। बाबा साहब वो मिलिट्री बेस्ड संगठन होती है। बाबा साहब फिर उसी टाइम में 26 को एसएडी बनाते, समता सैनिक दल। अब इस आरएसएस ये एसएडी कालावधि की है। अभी देखिए आरएसएस कहाँ बढ़ गई, पूरे विश्व में बढ़ गई, और एसएडी कहाँ रह गई? टुकड़े में हो गई। क्योंकि हमारे में विजन और स्वार्थ दोनों में, एक तो विजन नहीं है, दूसरी बात में स्वार्थ है, डिवोशन नहीं है। आरएसएस में डिवोटी लोग होते हैं, वो लोग संगठन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तोड़ते नहीं हैं। हम क्या करते हैं? स्वार्थ के बीच संगठन तोड़ डालते हैं। आज एसएडी में भी कई गुट्स है, जैसे आरपीआई में गट्स है ना, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में जैसे गट्स है, वैसे ही गट्स एसएडी में है। अब कितने घर से कहाँ गट्स है, इस पर चर्चा का उचित नहीं है। लेकिन अब यह सोचना पड़ेगा, समता सैनिक दल वालों को भी सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। इसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या था बाबा साहब का एसएसडी बनाने के पीछे? मेन न सैनिक, वो सैनिक था ना, अपना सैनिक। मतलब आजकल जो एट्रोसिटी एक्ट वगैरह हो रहे हैं, सुरक्षा के, तो अगर एसएसडी काम अच्छे से करता और भारत भर में संगठन फैलते, तो मुझे लगता है कि आरएसएस क्या कर रही है? सुरक्षा भी कर, अपने सुरक्षा की बात, अपने लोग सुरक्षा भी कर रही है और धम्म का प्रचार भी कर रही है। सांस्कृतिक संगठन बोलती है और कट्टरवाद की बात कर रही है। उसको बंधन में आया था, कांग्रेस गवर्नमेंट उस बयान में लाया था। आज वो बयान हट गया। आज अभी तो मोदी साहब ने सर्कुलर निकाल दिया है, जो 1967 में बयान लाया था, नौकरी वाले करने वाले, उस पर उन्होंने संघ में नहीं जा सकते। अभी मोदी साहब ने अभी जस्ट 3-4 दिन पहले वो बयान हटा दिया है। अभी कोई भी कर्मचारी संघ में जा सकता है, कोई भी जा सकता। ये वातावरण है देश का। तो सवाल क्या हो रहा है कि हम क्या करेंगे? अच्छा, आरपीआई को लेके बाबा साहब की क्या प्लानिंग थी? मतलब उनके जाने के बाद में वो खत्म, मतलब लगभग ये मान के चले कि बाबा साहब ने सबसे पहले क्या बनाया था? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 25। जी हाँ जी। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन क्यों बर्खास्त करनी पड़ी? क्योंकि वो बौद्ध धम्म की दीक्षा लेनी थी। नहीं, अंग्रेज के उसमें एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना, उन्होंने इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी बनी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनी। पहले क्या बनी थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर संघ 35। उसके बाद में 42 में उसको नाम उसको करके इंडिपेंडेंट पार्टी को अपने क्या करना पड़ा? उसकी मान्यता एक बंद करके उसको एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाना पड़ा। उसके बाद बाबा साहब क्या 42-44 बात हो रही, ये 35-36 बात हो रही है। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से अपने लोग चुन के आए थे।
आमदार बनी थे अपने पर, एक विरोधी पक्ष था इंडिपेंडेंट पार्टी, बाद में शेडो कॉम्पिटिशन में इलेक्शन लड़े, बाद में कुछ कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो भी किया, बाबा साहब संविधान सभा में बाबा साहब कैसे आए, बाबा साहब को उन्हें बाबा साहब जिस जहाँ चुन गए थे वेस्ट बंगाल से खुलना, वो जो कांग्रेस की किताब बदमाशी किया है, ये बहुत बड़ा इतिहास है, उतना पॉसिबल नहीं आता करना। उसके बाद में बाबा साहब देखा तो 1955 में बाबा साहब ने इसकी ये बनाया था, 55 के बीच में RPI का उन्होंने ये किया। उसके पहले 1951 में भारतीय बौद्ध जनसंघ बनाया था बाबा साहब ने। देखो अब ये समझना पड़ेगा, भारतीय बौद्ध जनसंघ। उसके बाद में 54 में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनती है, 54 में बनती है, रजिस्ट्रेशन 55 में आता है। अब बताए बाबा कालखंड है, देखिए आज बुद्धिस्ट सोसाइटी कहाँ है। समता सैनिक दल 1926 में बनती है, आज RSS बढ़ गया, हम कहाँ हैं। RPI बनती है 55 बाबा साहब के इसमें, आज RPI कहाँ है, सब टुकड़े में विभाजित है। इसका मतलब बाबा साहब ने जो भी हम हमारे लिए किया, हमने बाबा साहब को विचारों को पूरा निस्सबूत कर दिया, सिर्फ स्वार्थ। अच्छा, बाबा साहब का जो पीपल एजुकेशन सोसाइटी का जो वर्क था उसका वो कहाँ तक पहुँचा और कितना? वहाँ भी वो झगड़े चल रहे हैं, वहाँ भी जब तक वो कुछ लोग थे तब तक अच्छा रहा, अभी तो वही झगड़े चल रहे हैं, कभी आठवले चल रहा, कभी इनके सब झगड़े चल रहे हैं, क्या करें। हमारा एक शाप है, हमारे समाज को एक शाप है कि हम टुकड़ों खाने वाले लोग हैं। एक बोले तो बुरा बात नहीं है, हम टुकड़ों पे पड़ने वाले लोग हैं। पहले जो हमने जो दिन देखे थे ना, पहले हमारे जो दिन थे बहुत बुरे थे, हमको मिला, फिर भी हमारे में जो आदत क्या है, टुकड़ा खाने की आदत है, वो हम टुकड़े खा रहे हैं, संगठन तोड़ रहे हैं। और ये जो अभी इधर मैं लोगों के पास में जब गया अभी कुछ सर्च करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब के थॉट प्रोसेस के कारण RBI बना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। बाबा साहब के प्रॉब्लम रूपी पे RBI की स्थापना हुई, RBI की स्थापना हुई। तो बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रुपीज पे RBI की स्थापना, इतना बड़ा बैंक बना, उसके गाइडलाइन में पूरे बैंक की चलती है। तो इंडिया की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब उनके कारण पुख्ता हुई। बाबा साहब के ग्रंथ थीसिस से, बाबा साहब थीसिस इकोनॉमिक्स पे है, इकोनॉमिक्स पे थीसिस है। बाबा साहब के थीसिस जितने भी है वो इकोनॉमिक्स के है। उनके अनुयायियों की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है? बाबा साहब को अपने गुरु मानते हैं, अमर सेन बाबा साहब को विचार अमर सेन, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके जो अनुयायी है, जो कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, उन्होंने कितने बिजनेस स्थापित किए, कितने बैंक स्थापित किए, कितने फाइनेंशियल बनी है। हमारे ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ। बंगलोर में भी बाबा साहब की बैंक है, नागपुर में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बैंक है, बंगलोर में बाबा साहब अम्बेडकर बैंक है। ये हमारे संगठन भी बाबा साहब ने हमसे संगठन भी बनाया, इंजीनियर्स, डॉक्टर अम्बेडकर इंजीनियर एसोसिएशन बना, डॉक्टर अम्बेडकर मेडिकल एसोसिएशन बना, डॉक्टर एसोसिएशन बना, डॉक्टर अम्बेडकर प्रोफेसर एसोसिएशन बना, ऐसे बने ऐसे हम। लेकिन सवाल बनने का नहीं है, विजन हम क्या कर रहे हैं। विजन मतलब उसको चलाने का, हम चलाना है। हमने डिवोशन कितना है, हम कितना डिवोशन दे रहे हैं, ये हमारे सामने प्रश्न है। डिवोशन, त्याग, हम कितना समर्पण कर रहे हैं, हमारी एक निष्ठा कितनी, हम निष्ठा कितनी है, हमें निष्ठा रही है, निष्ठा है क्या। हम टुकड़े लेके किसी ने टुकड़ा दे दिया, हम बस बिक जाते हैं। मतलब अभी मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इनको कोई जॉब नहीं लगा या कुछ नहीं है, बेरोजगार है, तो ये सामाजिक काम करे, और जो जॉब में है, विद्वान है, वो लोग घर में बैठे। अभी देखो अभी कुछ बोलना आपको बताओ क्या, हमारा आदमी अच्छा ऑफिसर बनता है और किसी ऑफिस में जाता है, अगर हम उनके बाद जाए, हमने सभी लोग बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर लोग बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर लोग बात कर रहा हूँ, बहुत कम लोग ऐसे हैं। हमारा अधिकारी बनता है, हम उनके बाद जाते हैं काम के लिए, वो क्या बोलता है, तुम्हारे अकेले के लिए, समाज के लिए बनाओ के काम, मुझे तुम्हारे समाज के काम करने के बाद मुझे सभी का काम करना होता है। हमारा आदमी क्या जवाब देता है, तुम्हारे काम बचा है क्या, मुझे बाकी भी काम करना है, मैं यहाँ अधिकारी बनाऊँ, सभी का मुझे काम करना होता है। संघ वाले जो लोग बोलते हैं, अब भी ऐसा उत्तर देते हैं संघ वाले कभी, वो आदमियों का काम करते हैं। हमारा आदमी अपने आदमी से काम कम और दूसरे का आदमी काम ज़्यादा करता है। हमें दुख करना पड़ता है, हमारे आदमी से हमारा काम नहीं होता है, हमें दूसरे आदमी से हमारा काम होता है। अब मैं कई फील्ड में काम करता हूँ, तो मेरा अपना आदमी जहाँ रहा वो वहाँ मेरे काम अपने काम नहीं दिखाई पड़ते,
होता ही नहीं बोलते चलेगा, लेकिन जहाँ अदर कास्ट आदमी है वो आदमी अपना काम कर लेता है। ये सामाजिक बंधन कहाँ है हमारे में, हम ये भी हमको समझना पड़ेगा। नहीं, अभी जैसे बात चल रही है आरएसएस की, आरएसएस अभी जैसे ओबीसी को कावड़ यात्रा में भेज रहे हैं, अभी जहाँ मंदिरों में भेज रहे हैं। अभी कावड़ अभी आप बताते कावड़ यात्रा जो बता रहे ना, हाँ, वो कावड़ यात्रा जहाँ जाते हैं और बुद्ध का मंदिर है, बुद्ध का मंदिर है, बराबर। अभी अभी उन्होंने क्या किया, बुद्ध का जो मूर्ति है उन्होंने रेख दिया, आँखों को बुद्ध की आँखों को उन्होंने वाइट वो लगा दिया, पेंटिंग कर दिया, आग बड़ी कर दिया, भैरव बोल दिया। ये ऐसी बातें हो रही है। अभी जस्ट अभी मुझे क्या करें। नहीं, बाबा साहब ऐसा कहते हैं कि पहले 75% जो भिक्षु थे वो ब्राह्मण थे बुद्ध के समय में, 90%। 90%। फिर अचानक क्या हो गया कि वर्ण व्यवस्था के अंदर में ये अपना नहीं, उस टाइम वर्ण व्यवस्था नहीं थी सर। नहीं, उधर नहीं थी, बाद में जाने के बाद। नहीं, वर्ण व्यवस्था उस भारत का इतिहास थोड़ा अलग है, उस पर मैं भी कुछ जल्दी मैं कुछ उस विषय पे लिखने वाला हूँ। सिंध संस्कृति जो थी और बौद्ध संस्कृति थी, उस पर मैं लिखने वाला हूँ। सिंध संस्कृति जो थी और बौद्ध संस्कृति, उसके बुद्ध के शाक्य बुद्ध के पहले बुद्ध हुए हैं, वो बुद्ध केवल मैं अच्छा वे अशोक के शिलालेख में उसका उल्लेख भी है, तो मैं अभी उस पर वो जल्दी लेख लिखने वाला हूँ। और उसके वाला बताता हूँ, जो बोधिसत्व अवलोकनेश्वर है, जो उनका उल्लेख भी है महायान में, महावंश में। अब वही महावंश में उल्लेख होने के बाद में ऐसी कई बात होती है, जो हिंदू धर्म का, जो हिंदू धर्म था ही नहीं होना उस टाइम में, वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म वालों ने ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश इनका निर्माण कैसा किया, तो वही महावंश ग्रंथों के बाद में तुमको दिखाई पड़ेगा। जो अवलोकनेश्वर है उसके माध्यम से उसके वो नारी नर दोनों भी था अवलोकनेश्वर, उनके यहाँ से भी ये चीज़ जो ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर दुनिया भर की देवी पैदा हुई है, देव पैदा हुए हैं, निर्माता अवलोकनेश्वर बना दिया। अभी वो विषय अलग है, कभी उस पर बाद में कभी चर्चा करेंगे। अभी मेरे मन में एक और सवाल आया कि किसी भी महापुरुष का जब वो शरीर छोड़ के जाता है, जो महापुरुष, तो उनका अपना उत्तराधिकारी होता कोई नहीं कोई। तो तथागत ने अपना उत्तराधिकारी धम्म को बनाया, संघ को बनाया, है ना, धम्म को बनाया, धम्म को बनाया। और वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि धम्म और विनय, दो सब्जेक्ट बताए कि धम्म और विनय। विनय के अंदर में समय परिस्थिति देश काल के अनुसार कुछ चेंजेस किया जा सकता, लेकिन धम्म के मामले में किसी भी प्रकार का चेंज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संघ जो है ये धम्म की व्याख्या करे, व्याख्या करके धम्म को यथास्थिति में लागू करे। और मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कही है कि जो प्रैक्टिकली नहीं है, मैंने उसको करके देखा और फिर बोला है हर चीज़ में। तथागत ये कहते हैं कि मेरा जो धम्म है कि पूर्ण सुव्याख्यात किया गया है ना, कि यही पक्षी को आओ देखो जानो, है ना, और ये अच्छी तरीके से मैंने उसको उपभोग करके कहा, मैंने ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। लेकिन उनके जाने के बाद में जब संघ के अंदर में जो डिस्प्यूट हुआ, मतलब हीनयान बना, महायान बना, तंत्रयान बना, वज्रयान बना, और हर ने कहा कि बुद्ध ने तो ये कहा, तथागत ने तो ये कहा, तो एकदम से डिस्प्यूट हुआ। इस डिस्प्यूट का कारण ये हुआ कि तथागत ने चेतावनी दी थी उस समय, जैसे उन्होंने कहा था कि अगर इसमें डिस्प्यूट होगा, धम्म के अंदर डिस्प्यूट होगा तो बहुत बड़ी हानि होगी। तो क्या उस चीज़ को, घटना को, ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था से नहीं जोड़ा जा सकता कि धम्म की हानि या डिस्प्यूट होने के कारण इसका ऐसा हुआ है? नहीं, वैसा नहीं, उस टाइम जाति व्यवस्था नहीं थी। हाँ, जाति व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं थी। अभी हमको समझना पड़ेगा, बुद्ध के निर्वाण के बाद, तथागत के निर्वाण के बाद एक नाम बनते जी थे सुभद्र, उन्होंने थोड़ा सा उचित बुद्ध वर्तन नहीं किया, तो फिर ये बातें महाकश्यप जी को मालूम पड़ी। तो फिर उन्होंने बुद्ध संगति, बुद्ध के 3 निर्माण महान परिवर्तन का 3 महीने बाद पहली संगति हुई भारत में। पासो बनते जी वहाँ थे, आरत बनते जी, और अनंत अरत में हुए थे। आखिरी अरत, 5वें अरत
आनंद हुए थे। तो वो औरत भी वहाँ, आनंद भी वहाँ पहली संगति में थे। उसके बाद दूसरी संगति हुई अशोक काल में। तो ये बातें, तो ये संगति बनने का उद्देश्य क्या था? उन्होंने जो बुद्ध का जो विचार है, जो पहले क्या होता था, ओरली ट्रांसफर होता था, तो उसको उन्होंने फिर ये किया। उसके बाद में वो आगे अशोक काल में लिपिबद्ध हो गया, वो बात अलग है। तो ये नियम तब बने, विनय का निर्माण पहली संगति में हुआ। विनय का निर्माण पहले संगति में हुआ। जब बनते लोग नियम का पालन नहीं करते, तब विनय संगति की, विनय पिटक का निर्माण हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लिपिबद्ध हुआ, मतलब वो वर्बली था, बाद में हुआ है, मतलब उसको नियम में डाला है, नियम बनाए गए कि ऐसा बनाया follow- गया हाँ। कि ये तो तथागत ने अशोक ने तो निकाल दिया, फिर जो बनते थे भोगल बनते अशोक ने निकाल दिया, सम्राट अशोक ने निकाल दिया। लिपिबद्ध बाद में वाले के नियम बन चुके थे कि फर्स्ट संगति। कैसे हो तो अच्छा, मैं यहाँ पर एक सवाल ये पूछना भी चाह रहा हूँ कि बाबा साहब ने भी अपने जीवन में, मतलब जो बाबा साहब ने जो काम किए, और ख़ास तौर से बाबा साहब ने जो सबसे बड़ा काम किया, मतलब सबसे बड़े दो काम किए मेरे हिसाब से। मैं जो पहला काम, सबसे बड़ा काम ये है कि यहाँ की जनता को उन्होंने बुद्ध का धम्म दिया, पहली चीज़, पहले सबसे बड़ा। और दूसरा सबसे बड़ा काम क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने ड्राफ्ट किया। ये दो काम जैसे मैं अब देखता हूँ अपने बुद्ध, है ना, क्योंकि दोनों की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बगैर धम्म के अधूरा है, और धम्म भी कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर अधूरा है भारत के अंदर में। यहाँ तक थोड़ा बाबा साहब को पूछा गया है, लोकशाही आपने कहाँ से, डेमोक्रेसी आपने कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल। एक बाबा साहब के जो 26 नवंबर 1949 का जो भाषण है, आखिरी भाषण बाबा साहब संविधान सभा का, संविधान सभा के भाषण करता था। संविधान सभा में जो भाषण दिया बाबा साहब ने, आखिरी भाषण, जब संविधान को मान्यता मिली, तब बाबा साहब ने कहा था कि मैंने जो डेमोक्रेसी है, मैं ना बाहर किसी देश से लिया नहीं, मैंने बुद्ध से लिया। बड़ा सुंदर वाक्य बाबा साहब ने वो किया। तो डेमोक्रेसी उसमें जो बुद्ध से ली गई, और उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने बताया कि वह डेमोक्रेसी कैसी पालन किया जाता है, तो वोट कैसे दिया जाता है, कैसा बैठा जाता है, मोशन कैसा लाया जाता है, सब वो बुद्ध संघ में बुद्ध ने ये सब बताया था, ये बुद्ध ने बताया था। तो सवाल यहाँ वो नहीं हो रहा, बाबा साहब ने उसके बाद में क्या किया, संविधान लिखते हुए, उस जमाने में अधिकार नहीं, मत का अधिकार नहीं था, वोटिंग का अधिकार नहीं था, वो अधिकार बाबा साहब ने दिया। और उसमें क्या किया उन्होंने, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। एक आदमी जो वोट देता है उसका एक ही मत का अधिकार है, एक व्यक्ति को, उसका मूल्य भी एक ही रहेगा, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई भी हो, उसके वैल्यूएशन एक ही रखा है। बाबा साहब संविधान सभा के भाषण में कहते हैं, हमने राजकीय अधिकार तो दिए, बाबा साहब ने राजकीय अधिकार दे दिए ना, 1 मैन 1 वैल्यू। हमने तो राजकीय अधिकार दिए हैं, परंतु सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं है। राजकीय समता हमको मिली है, राजकीय समता, बाबा साहब कहते हैं राजकीय समता दी है मैंने, मेरी सामाजिक आर्थिक समता का क्या है? अगर हमने सामाजिक आर्थिक समता नहीं दी तो भारत का भविष्य अच्छा नहीं रहेगा, ये डेमोक्रेसी उद्ध्वस्त हो जाएंगी, ये बाबा साहब कहते हैं। आज हम देख रहे हैं हम भारत किस परिस्थिति गुजर रहा है। बिल्कुल, अभी मतलब जो सर्वे आया है कि 1% लोगों के पास करीबन 50% ज़्यादा संपत्ति जा चुकी है भारत के अंदर में, और बाकी 99% के पास में 50% संपत्ति, मतलब जो वितरण जो हो रहा है, तो इस प्रकार से नहीं तो आपको बाबा साहब ने भांडवलशाही व्यवस्था के बारे में भी बोला है। बाबा साहब ने बोला था कि इस देश से अंग्रेज चले जाएंगे, बाबा साहब भाषण है, इस देश से अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन दलों का सम्मान जो भांडवलशाही वर्ग है वो इस देश से जाने वाला नहीं है। बाबा साहब वर्ड है, याद रखना, ये बाबा साहब वर्ड है। इस देश से अंग्रेज छोड़ के चले जाएंगे, जाने की पहली बात कर रहा हूँ मैं, अंग्रेज जाने की पहली बात कर रहा हूँ। इस देश से अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन ये दलों का सम्मान जो वर्ग है, भांडवलशाही वर्ग है, वो जाने वाला नहीं है। आज हम वही देख रहे हैं, भांडवलशाही अर्थव्यवस्था चालू हो रही है। तो इसको मतलब ये जो वितरण, दूसरी बात क्या हो रही है, राष्ट्रीयकरण बात किया, मंदिरों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं हो रहा है?
संपत्ति मंदिरों का जो बजट है ये भारत के बजट से कहीं तो बड़ा ही है। भारत के बजट से कई पट मंदिरों का बजट है। मंदिरों में जो सोना है, चांदी है, वो किस काम की है? कोई काम की नहीं, पड़ी हुई है। डम पड़ी है। सवाल है कि वो जो हम देखते हैं क्या होता है, डम हम अब देखते हैं नदी। आप नदी का पानी पी सकते ना? बिल्कुल पी सकते। आप तालाब का पानी पी सकते क्या? नहीं, क्यों? गंदा होता है, एक जगह जमा होता है। नदी क्या होती है? बहती रहती है। बहती है। तालाब गंदा होता है, वही कि एक ही जगह पानी रहता है, तब गंदा हो जाता है। गंदा हो जाता है। वैसा ही मंदिरों का पैसा क्या हो गया है? गंदा डम हो गया, वो डंप गंदा हो गया। गंदा हो गया। वो संपत्ति फ्लोट करते रही होती नदी समान। जनता के अंदर जाते रहे। अगर वो उसका मंदिरों का राष्ट्रीयकरण हुआ होता तो भारत की जो अर्थव्यवस्था आज अपने भारत के कई कर्जा है अभी, इतना करोड़ों कर्जा है कि हर आदमी के ऊपर 1-1.5 लाख का कर्जा है। हर आदमी 1.5 लाख के ऊपर कर्जा है भारत के ऊपर। अगर मंदिरों का पैसा यूज में आया होता और फ्लोटिंग हुआ होता तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होनी थी? बहुत मजबूत हो जाती। यही इसलिए मंदिरों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। खेती का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। अगर उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ, खेती का राष्ट्रीयकरण हुआ, मंदिरों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो बेरोजगारी क्या रहने वाली है? खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ रहने वाला है? नहीं ना। सवाल विजन, एक तो विजन नहीं है और दूसरी बात क्या हो रहा है, जो हमारी राजकीय व्यवस्था है वो गुलाम बनाने के लिए है। हमारी जो राजकीय है सामाजिक व्यवस्था, दोनों भी सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, तीनों व्यवस्था एक गुलाम बनाने के लिए है। सामाजिक व्यवस्था भी रही है, राजकीय अधिकार भी ले, लेकिन सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था ये क्या करें? गुलामी क्यों? हमें गुलाम बनाने की कोशिश करें कि हमें गुलाम रहे तभी हम राज करेंगे। हमें इससे हटना पड़ेगा, हमें इसके विरुद्ध में आंदोलन करना पड़ेगा, इसके विरुद्ध में हमको उठना पड़ेगा। तो इसके क्या तरीके हो सकते हैं आपके हिसाब से कि जैसे ये जो पब्लिक उठना चाहिए। पब्लिक महंगाई आज उनको सोचना चाहिए, उन्होंने ये सोचना चाहिए। हम आज क्या कर रहे हैं? हम धर्मांधवाद में घुस रहे हैं, देववाद में। कोई भी आदमी एक आदमी भगवान कुछ बोले तो उठ खड़ा उठेगा, लेकिन वो बेकार है, बेकारी है, खाली है तो वो कुछ नहीं करता है। एक कावड़ यात्रा से लेकर उद्देश्य क्या है? धर्म हमें हमारे लिए होता है, हमें कैसा रहना चाहिए, कैसा व्यवहार, हमने कैसा आचरण करना चाहिए, इसलिए धर्म है। हम कैसा रहना चाहिए, कैसा आचरण करना, इसलिए धर्म है। इसके बाद धर्म खत्म हो जाता है, उसका देश आना चाहिए। देश या देश, यहाँ हमारे में देश हमारे लिए कोई मायने रखता नहीं है। हमारे लिए सिर्फ धर्म मायने रखता है। देश, हम कई देश को भूल जाते हैं। जब हम भारतीय होंगे, देश हमारा होगा, धर्म सेकेंडरी होगा, देश प्राइमरी होगा, तब भारत बहुत बड़ा होगा। ये राष्ट्रीयकरण वाला जो मुद्दा है, मतलब हमने ये देखा कोरोना के अंदर में ही कि उस समय पहले जो लहर आई और पहले लहर के अंदर में जो मेडिकल हॉस्पिटल्स थे, तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। नहीं, फिर अच्छी भूमिका लेगा। लेकिन अभी बताइए, अभी इस साल का जो बजट है अभी, उसमें एजुकेशन पे और हेल्थ पे कटौती की पैसे दी। हाँ, वही बिल्कुल। तो मेडिकल को सशक्त बनाने के लिए, एजुकेशन को सशक्त डिफेंस में कटौती की। डिफेंस वाला जो चीज़ें जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है, भारतीय व्यवस्था के लिए डिफेंस बोन है, वो तुम वहाँ की कटौता कर रहे हैं। अब बाकी अभी और बड़ी बात बता रहा हूँ। अब स्पोर्ट्स के लिए फंडिंग दी गई है बजट में। गुजरात में से 1 या 2 आदमी के प्लेयर ओलंपिक में, उसके 400 करोड़ की प्रोविजन है। बिहार के लिए सिर्फ 22 करोड़ की प्रोविजन है। यूपी में 40 करोड़, ऐसे कुछ प्रोविजन है। जबकि बिहार, यूपी से 4-5 लोग हैं और हरियाणा से ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो उनके 40-50 करोड़ की प्रोविजन, ऐसी प्रोविजन होती है। तो बताइए कैसा आदमी जाएगा? गुजरात से आदमी जाए तो गुजरात के लिए प्रोविजन ज़्यादा कर रहे हो, कैसा होगा? तो बजट एलोकेशन को मतलब ये जो प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, कि मैं ये प्लानिंग का विषय बर्खास्त करने की गरज क्या थी? प्लानिंग जो योजना आयोग बर्खास्त करने की गरज क्या थी? कि पूरा राष्ट्र मेरा परिवार है। योजना आयोग बर्खास्त करने की गरज क्या थी?
योजना आयोग की नहीं बर्खास्त करने की जरूरत नहीं थी उसको, तो योजना आयोग को नीति आयोग के अंदर भी कन्वर्ट किया उन्होंने जैसे। और वहाँ पहले प्रधानमंत्री रहता था, वहाँ नीति आयोग का अध्यक्ष रहता था, योजना आयोग का अध्यक्ष बनते थे, वो एक्सपर्ट लोग बनते थे, वो निर्णय लेते थे कितना। अभी प्रधानमंत्री रहता है वहाँ अध्यक्ष, अभी राजकीय वो बन गया अड्डा, नीति आयोग राजकीय अड्डा बन गया। योजना आयोग में कुछ एक्सपर्ट लोग विद्वान लोग हुआ करते थे, वो प्लानिंग करते थे। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये प्रावधान है कि वो जिस सब्जेक्ट के ऊपर बिल प्रस्ताव जाना है या कुछ डिसीजन लेना है, उसके विशेषज्ञ कमेटी के पास में वो प्रस्ताव पहले जाएगा, स्टडी होगा, फिर उसमें डिबेट डिस्कशन होगा, उसके प्लस माइनस पॉइंट पे बात होगी, और फिर प्लस माइनस पॉइंट पे बात होने के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा वोटिंग के माध्यम से। अगर फिर भी जनता अगर नहीं ये कहे तो जनता भी उसका ही कर सकती है। लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि आधे रात में ही बिल सैंक्शन हो रहा है। अभी ये देखो 3 कानून आए हैं, CRPC यानी क्रिमिनल पिनल कोड, CPC सिविल प्रोसीजर कोड, और तीसरा एविडेंस एक्ट, वो बदल लिए। वो किसने बनाया, कौन से डिपार्टमेंट ने लाया? होम मिनिस्टर ने लाया। होम मिनिस्टर का कानून लाना है, और लॉ मिनिस्टर कहा गया है, कमेटी बैठी थी। अभी उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा विषय है। अभी ये कानून बने हैं, 3 कानून, नए कानून बने। जितने विरोधी पक्ष थे सब बाहर निकाल दिया उनको, और वह कानून पास कर दिया है। बिल्कुल। यहाँ पर मुझे एक सवाल और भी पूछना है कि रात के 8 बजे मतलब प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि कल से ये नोट बंद हो जाएंगे, मतलब ये ऐसा मतलब कुछ जब नोटबंदी की हो, तो मुझे ये जानना है आपसे कि ये काम प्रधानमंत्री का होता है या RBI गवर्नर का? गवर्नर होता है, गवर्नर का होता है। और दूसरी बात क्या है, वैसी प्रोविज़न है हर 10 साल में नोट चेंज हुए, ऐसी प्रोविज़न है, लेकिन उसी प्रोसीजर भी है। बंद करना है तुमको प्रोसीजर करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ तो प्रोसीजर फॉलो ही नहीं हुई, घोषणा हो जाती। अच्छा, मुझे एक और सवाल पूछना है, बहुत बड़ा गंभीर सवाल है कि 16 लाख करोड़ का NPA लगभग बड़े बड़े उद्योगपतियों का ये माफ किया गया, और छोटे छोटे लोगों ने जो कोरोना के अंदर में जो छोटे बिजनेसेस थे, बिजनेसेस के कारण किसी का मतलब मान के चलो कि छोटे छोटे जो उद्योग है वो नीलाम हो रहे हैं, किसी का घर निर्माण हो, किसी के दुकान नीलाम हो रहे हैं, किसी की गाड़ी की नहीं, थोड़ा वो बात नहीं। हाँ। उद्योगपति में भी बहुत प्रॉब्लम है। 4-5 उद्योगपति मेन रहेंगे, बाकी जो उद्योगपति 4-5 मेन, बस बाकी जो उद्योगपति है वो बर्बाद हो जाएंगे। मतलब उस गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया, अभी धोरण बनाया कि उद्योगपति के लिए उन्होंने पहले वो कोशिश किया कि प्रोविजन किया, भाई हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन कोई उद्योगपति उसमें हाथ नहीं डाल रहा है, क्योंकि मालूम है कल चल के साले ये अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो साले वो ये लोग बड़े उद्योगपति है, वो कब्जा कर डालेंगे अपने पे, इसलिए वो हाथ नहीं डाल रहे हैं। यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि कोरोना के बाद में जो मतलब एक परिस्थिति देश के ऊपर हुई, और देश के ऊपर मतलब खासतौर से लोगों के काम धंधे बंद हुए, इसको बाहर निकालने के लिए सरकार ने ऐसे कौन से काम किए या नहीं किए, तो क्यों नहीं किए? नहीं, यहाँ कोरोना के बारे में बहुत बड़ा थोड़ा मतलब शॉर्ट में जानना चाह रहा था। बहुत बड़ा झोल रहा है कोरोना। एक तो कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, कोरोना, आप डॉक्टर होने के बाद बड़ा अच्छा सवाल है आपके लिए। ये वायरल ये है, अब इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती। अच्छा, इसकी मेडिसिन भी नहीं है, ठीक। और अपने आप ठीक हो जाता है, ये अपने आप रिकवर भी है, एक पीरियड होता है, अपने आप ठीक हो जाता है वायरल। फिर भी अपन सिम्टोमेटिक, ये जो हम ट्रीटमेंट देते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जब सिम्टम्स होते, बुखार रहा तो वाले देंगे मेडिसिन, खांसी रही तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। तो इस टाइम में जो मेडिसिन दिया गया, रेमडेसिविर जो दिया गया, वो सबसे बड़ा जहर था, इसलिए लोग मरे। जो मेडिसिन इंजेक्शन दिया गया उसके लोग मरे, लोग मरने का वो था। दूसरी बात क्या हुई, भारत का कोरोना पीरियड का मृत्यु देखो और इसके पहले का मृत्यु देखो, 20 के पहले का मृत्यु दर डेथ रेट, और देखो उसके पहले का मृत्यु दर देखो, और जन्म दर और मृत्यु दर, कोई फर्क नहीं हुआ। कोरोना में भी मरे कितने लोग, कोरोना में लोग मरे कितने हैं? जब मृत्यु दर बढ़ता नहीं है, 1% तो बढ़ना चाहिए ना, कोरोना पीरियड में 1% तो मृत्यु दर बढ़ना चाहिए ना। जब मृत्यु दर 0.5 या 0.2 बढ़ता है तो एक कॉमन चीज़ है। जब मृत्यु दर बढ़ा ही नहीं है तो कोरोना ये राजनीति का कहना रहा है।
नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति रही। यहाँ पर मैं ऐसा भी देखता हूँ कि जैसे कुछ पेपर में पब्लिश हुई थी। अच्छा, दूसरी बात क्या हुई, गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला था, वो घर एक्सीडेंट मर गया, कोरोना बताओ, अच्छा, जीआर है गवर्नमेंट का। मैंने हाई कोर्ट में केस डाली इसके बारे में, कोरोना पीरियड में मैंने हाई कोर्ट में केस डाली, मेरी केस है हाई कोर्ट में, अभी जजमेंट नहीं हुआ नहीं। तुम कैसे मरो, लेकिन उसको कोरोना बताओ, ये गवर्नमेंट का जीआर था। ऐसा करने के पीछे क्या ऑब्जेक्ट हो रहा होगा? राजनीति, कोरोना को एक डर पैदा करो, कोरोना के लेकर डर पैदा करो। दूसरा डर पैदा करो। दूसरी बात, उस पीरियड में ह्यूमन ऑर्गन का तस्करी हुई थी हॉस्पिटल में, ह्यूमन ऑर्गन की तस्करी की गई उस पीरियड में, क्योंकि बॉडी को छूने का अधिकार नहीं था। मर गया, उसके ऑर्गन निकाल दो, ये भी तस्करी हो गई है। बहुत बड़ा रैकेट अमेरिका से लेके चाइना बहुत बड़ा रैकेट चला गया है। रैकेट के सूत्रधार कौन है, ये भी खोजने की बात है हमें। उसके अंदर में मतलब जो इंजेक्शन रेमडेसिविर जैसी इंजेक्शन थे कि जो 80-80 हज़ार में वो जहर था, और वो जो वो इंजेक्शन जहर था, जो इंजेक्शन दिए गए। बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस बड़ा है, ये उद्योगपतियों ने बहुत बड़ा पैसा कमा लिया। एक तो इंजेक्शन के कमाया पैसा, ऊपर से ह्यूमन बॉडी का तस्करी हुई, दोनों जगह प्रॉब्लम। गरीब मरे, कितने बड़े लोग मरे बता सकते हैं? कितने बड़े उद्योगपति मर गए बताओ, कौन कौन बड़े उद्योगपति मरे आप बताइए, नाम बता दो। कोई नहीं मेरा। कितने बड़े उद्योगपति मरे, नाम बता दो। फिर क्या है, हर जगह धंधा होता है, राजनीति होती है, अब ये समझना पड़ेगा। नहीं, अभी जैसे देश के अंदर में जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, यहाँ पर हम बोलते हैं कि जैसे कांशीराम साहब एक जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये कॉन्सेप्ट वो बाबा पॉलिटिकल विचार था, पॉलिटिकल विचार था। अब जो अवेयरनेस भी लोगों में अवेयरनेस भी आया है, अवेयरनेस आया है, उस विचार से अवेयरनेस आया है। तो आज के डेट में और फ्यूचर में किस प्रकार की प्लानिंग बनानी होगी कि संविधान भी सुरक्षित रहे, जनता भी शांति से रहे और कानूनी व्यवस्था का पालन हो? इसके लिए क्या करना होगा, मतलब थोड़ा शॉर्ट में मैं जानना सवाल क्या करना, ये तो बड़ा यहाँ क्या हो रहा है कि हम राजनीति में अच्छे लोग आना चाहिए। अच्छा, ये एक राजनीति में अच्छे लोग आना चाहिए, पहली चीज़। ऐसे गुंडे भरे, मर्डर बने, ऐसे लोग जिन पे क्रिमिनल केसेस है, वो राजनीतिक एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, फिर वो क्या सेवा करेगा? तो अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए। राज्यसभा बनाने का उद्देश्य क्या था? राज्यसभा बनाने का उद्देश्य क्या था, बता सकते हैं? राज्यसभा में अच्छे आदमी जाए, जो विद्वान आदमी जाए, बुद्धिजीवी आदमी जाए, इसलिए राज्यसभा बनाया गया। वरिष्ठ सभा, उसका नाम वरिष्ठ सभा रोक दिया, उसका नाम क्या है? वरिष्ठ सभा। बराबर। क्या राजनीति में अच्छे लोग, लोकसभा में राज्यसभा में अच्छे लोग जा रहे हैं? आप क्या अगर तो सुनते हैं, विद्वान लोग जा रहे हैं। नहीं, और जो जिनको कोई उन्होंने क्या किया, तरतूत बना दिया, जो विद्रोह कर रहा है, ये कर रहा है, जो अपने लिए प्रॉब्लम है, उसको राज्यसभा में भेज रहे हैं। तो विद्वान जो वरिष्ठ सभा कहाँ रहा? वो राजनीति का केंद्र बन गया होगी। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और सवाल पूछने का रह गया हूँ। भारत का एजुकेशन सिस्टम खास तौर से किसी भी देश को उन्नति करने के लिए जो सबसे बेसिक है कि वो एजुकेशन, और दूसरा है पोषण। एजुकेशन, पोषण। तो यहाँ के एजुकेशन की स्थिति, जैसे खासतौर से गवर्नमेंट सेक्टर के एजुकेशन की स्थिति की बात कहूँ मैं, चाहे मेडिकल ले लीजिए, चाहे इंजीनियरिंग लीजिए, या चाहे ये लीजिए, तो एजुकेशन की स्थिति डाउन होने का कारण क्या लगता है आपको? ये क्या, जो अभ्यास जो होता है ना, एकेडमिक जो स्टडी होती है, सिलेबस, एकेडमिक सिलेबस बोल सकते हैं, वो सिलेबस को हमको बदलना पड़ेगा। सिलेबस को बदलना पड़ेगा। और सिलेबस बनाने वाले, जो बदलने वाले लोग जो होते हैं, वो एक विशिष्ट जाति के लोग होते हैं। अच्छा, जो सिलेबस बनाने वाले विद्वान नहीं होते, और एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लोग होते हैं, जो इसीलिए हमारा जो एजुकेशन स्टडी स्टैंडर्ड बढ़ नहीं रहा है। अब हमारा जो पढ़ाई है, हमने पढ़ाई का केस पब्लिक अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। आज सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने में एक कमी बना समझते हैं।
हाँ मतलब वही इनके पास गरीब आदमी है, इसलिए सरकारी अभी जो स्टैंडर्ड जो बड़ी स्कूल है सीबीएसई में पढ़ाई करते हैं, ऐसे स्कूल में जाते हो, वो लोग अच्छे लोग स्टैंडर्ड समझाता है। हमने तो सीबीएसई हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। अब हमें उसमें क्या फ़र्क दिखाई पड़ा है? नहीं, जैसे हम जापान के स्कूलों को देखते, चाइना के स्कूलों को देखते, जो प्रैक्टिकल सिलेबस की बात कर रहा हूँ ना। सिलेबस उनका थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ बच्चे यहाँ को सब मतलब यहाँ धर्म का तुम धर्म ला रहे हो ना। जिनके वैचारिक जो आदमी समाज जिनका वैचारिक लेवल ही नहीं है, जो जिससे योगदान ही नहीं है, वो आदमी तुम बता तुमको उनको वो पढ़ाया जाता स्कूल में। जिन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया वो आदमी को तुम पढ़ाते हो स्कूल में। भारत का भूगोल इतिहास भूगोल को तुम बदल रहे हो। भारत का इतिहास बदल रहे, भारत का भूगोल बदल रहे। नागरिक शास्त्र हुआ करता था, वो नागरिक शास्त्र विषय कहाँ है अभी? हमारे जमाने नागरिक शास्त्र विषय हुआ करता था, इतिहास अलग हुआ था। आज वो कहाँ सब्जेक्ट है, वो सिलेबस कहाँ है अभी? इतिहास। और मैं एक और चीज़ भाषा के बारे में भी और जानना चाह रहा था कि हमारा पाली भाषा खासतौर से पुरातन भाषा है। पाली भाषा यूपीएससी से पाली भाषा शायद गायब कर दिया, जहाँ तक मैंने सुना है। स्कूलों की अंदर में पाली भाषा नहीं है, या उसके लिए रिसर्च का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं क्रिएट हो रहा, उसका रीज़न क्या है? मतलब ये क्या है, सत्ता उनकी है। और अभी मुझे बताइए, पाली भाषा मूल भाषा है, उसको कैसे हटा सकते हैं? ब्राह्मी भाषा को क्या बोलते थे? अशोका ने जो ब्राह्मी भाषा लिखी उसको क्या बोलते थे? धम्मलिपि। धम्मलिपि थी, धम्मलिपि। अशोक की लिपि, ब्राह्मी लिपि जो कहते हैं वो धम्मलिपि है। धम्मलिपि एंड बुद्ध की लिपि है। बुद्ध की भाषा कौन सी भाषा थी? बोली भाषा पाली थी। संस्कृत निर्माण में नहीं हुआ बराबर। उसके बाद संस्कृत आई है। पाली प्राकृत देश की मूल भाषा है और ये चीज़ें हमको समझना पड़ेगा। अच्छा, किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए उसका इतिहास महत्वपूर्ण होता है, उसका साहित्य महत्वपूर्ण होता है। हमारे इसमें साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए, जैसे नागपुर से बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, तो यहाँ पे विद्वान भी लोग ज़्यादा है जहाँ तक मैं समझता हूँ। साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? लोग क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा विवादित प्रश्न है। विवादित प्रश्न। क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि जो हमारा सामाजिक आंदोलन हो, राजकीय आंदोलन हो या आर्थिक आंदोलन तो हमने किया ही नहीं। हम बहुत कम लोग आर्थिक क्षेत्र में हैं, उद्योग क्षेत्र में बहुत कम लोग हैं ऐसे नहीं, पर है कम, बहुत कम है। तो सामाजिक और राजकीय और सांस्कृतिक भी हमने डेवलपमेंट नहीं कर पाया, और सामाजिक समता भी निर्माण नहीं हो पाई है, ना आर्थिक समता निर्माण हो पाई है। जिस दिन सामाजिक आर्थिक समता निर्माण होगी और एजुकेशन का जो स्तर है, जो सिलेबस है, और वहाँ जो बनाने वाले लोग भी सही लोग रहेंगे, उचित लोग, विद्वान लोग रहेंगे, और जो किसी माइंड से ग्रस्त नहीं होंगे, तो भारत का भविष्य उज्जवल है। नहीं तो भारत गुलामी भविष्य में पूंजीवाद के गुलाम बनेगा। यही भारत का इतिहास रहेगा। गुलामी के तो लक्षण मुझे अभी दिखने लग गए। जैसे लोग ये सोचते हैं कि उनको एक जगह किसी मॉल के अंदर सामान मिल जाए। नहीं, अभी वो गुलाम नहीं, अभी तुम्हें भांडवलशाही व्यवस्था गुलाम होना है। भांडवलशाही मतलब वो आलसी टाइप की, भाई घर बैठे पिज्जा मिल जाए। अभी जो 5 किलो राशन है, क्या चीज़? 5 किलो राशन मिल जाए, ये क्या चीज़ हो रही है? तुमको आलसी बनाने के, तुमको आलसी बना रहा है। 5 किलो राशन तुमको आलसी बना रहा है। तुम्हें मेहनत करना है, देश के लिए मेहनत करना है, देश के लिए काम करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे तो फ्री, तो इसका मतलब कि यहाँ 80 करोड़ लोग क्या भुखमरी के शिकार है? ऑफकोर्स, सीधी भाषा मतलब कि आपका डेवलपमेंट 80 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार है। कुपोषण का, अच्छा, कुपोषण के अगर शिकार है तो केवल 5 किलो अनाज, क्या कि वो जानवर है कि केवल अनाज को एजुकेशन? अभी क्लाइमेट चेंज भविष्य में ये इशू होने वाला है। क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण बदलाव आने वाले 10 सालों में ये जो गरीब लोग हैं ये मरने के राह पर रहेंगे। और जो समुद्र के आसपास जो शहर हैं, मुंबई हो गया या कोचीन हो गया, ऐसे विश्व के 30 शहर डूबने वाले हैं 2030 में। 2030 में 30 शहर डूबने वाले हैं। ये मेरा नहीं है, ये मेरा रिसर्च है अभी। नहीं, इसमें पहला एक सवाल, दुबई का क्या हाल हुआ मालूम है ना भाई? कौन सा? दुबई का। हाँ, दुबई का
बारिश कितने, दुबई में बारिश नहीं आती थी, अब बारिश कितनी आई दुबई में? बहुत आई, क्यों? क्लाइमेट चेंज के कारण। तुम खिलवाड़ करोगे तो क्या होगा? इसमें मेरे को एक चीज़ पूछना है आपका, जो आप मालूम है पूरे शहर डूब गया, हाँ, पूरा शहर डूब गया। मेरे को पहला सवाल ये करना है कि 10 साल में भारत के अंदर ऐसा क्या होने वाला है कि गरीब मरने वाले हैं, मतलब पहला। दो चीज़ें, क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट ठीक, चेंज इससे आदमी मरने वाला, भुखमरी होने वाली आगे चल के। क्लाइमेट चेंज से, ठीक। यस। दूसरी बात एजुकेशन की सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम को अगर हमने ख्याल नहीं दिया, हेल्थ को ख्याल नहीं दिया, हेल्थ पॉलिसी बदली नहीं, एजुकेशन पॉलिसी हमने बदली नहीं, मंदिरों का राष्ट्रीय नहीं किया, जो मंदिरों में जो पैसा डम हो रहा है वो पैसा का राष्ट्रीय नहीं किया, खेती, हमारी खेती बहुत बुरे हाल है खेती के, खेती का राष्ट्रीय नहीं किया, उद्योगों का राष्ट्रीय नहीं किया, तो हमें रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और महंगाई बढ़ने के कारण भविष्य में लोग खाना नहीं खा पाएंगे, और भविष्य में चोरिया डाकू जो वातावरण होगा वहाँ सोशल एटमोसफेयर खराब हो जाएगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। अगर खाना नहीं मिलेगा, चोरी डाकू मर्डर तो कुछ भी हो सकता है। ये भविष्य में हमारे लिए खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और इसलिए कि क्योंकि मैं कोरोना के अंदर में मैंने देखा है कि जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन का खास तौर से, गवर्नमेंट का मतलब नेता का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के पावर्स और उसका सही तरीके से जब इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आज हमारे मतलब जो मंदिर है, जैसे कुछ सामाजिक बुद्धिजीवी भी लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट के पास जितना पैसा है उससे कई गुना ज़्यादा मंदिरों के अंदर में और धार्मिक संस्थाओं के पास में पैसा है। तो सारे धार्मिक संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण होने की जरूरत है, सारे। ये क्यों नहीं करते? हाँ, पूरे धार्मिक ये संस्था क्यों नहीं कर रहे है ना, कोई भी, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में जाना बहुत जरूरी, पहली चीज। शासन क्यों नहीं कर रहा है? दूसरी चीज की उद्योगों का राष्ट्रीयकरण की बात जो है, उद्योग इंडस्ट्री का, क्योंकि जो है ना, बनोचे व्यवस्था खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब वो कहते हैं कि हमें फ्री में बिजली दो, जमीन दो, ये दो, सारी चीज़ दो, तो फिर वहाँ पर सरकार का दखल क्यों नहीं? सरकार का भी दखल, कंट्रोल पूरा होना चाहिए, है ना। बैंकों का, फाइनेंशियल संस्थान, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि फाइनेंशियल संस्थान कि ये आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जाके भी काम कर रहे हैं अभी, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जाके, मतलब मार्केट में ऐसा हो रहा है कि जो बैंक में बैठा हुआ जो मैनेजर है, जिसके अंडर में वो देखता है कि इस एरिया में कौन कौन सी प्रॉपर्टी की जो पैसा नहीं भर पाया है, तो सर्च करके वो फोन लगाता है कि मैं तुमको एक प्रॉपर्टी देने वाला हूँ, तुम आ जाओ यहाँ पे, डाल दो ये। और वो कैसा नहीं प्लानिंग करते हैं, मतलब एडवोकेट को ये करते हैं, प्रशासन को पकड़ते हैं। भ्रष्टाचार बोलो और सीधा। भ्रष्टाचार का सीधा मतलब बहुत बड़े पैमाने पे, भारत का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर। मेडिकल के अंदर में भी यही हो रहा है, हर जगह चरम सीमा पर है। और इसीलिए भ्रष्टाचार ये भविष्य में भारत की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को निस्तबुत कर देगा। और आज जो भी, मतलब मैं जहाँ तक देखता हूँ कि लोग शांति जो स्थापित है वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन के कारण, लोग ये मानते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से देखते पाकिस्तान, अभी हम पाकिस्तान देख रहे हैं, पाकिस्तान की सामाजिक व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था हम देख रहे हैं। श्रीलंका की राजकीय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था हमने देख चुके हैं। राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रपति को भागना पड़ा श्रीलंका के। यहाँ जेल में प्रधानमंत्री जेल में जा रहा पाकिस्तान का। बिल्कुल, बांग्लादेश का वही हाल है, बांग्लादेश म्यांमार में वही हाल है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत में वो चीज़ आई है क्योंकि भारत के संविधान दुनिया का सबसे सर्वोत्तम संविधान है, जिसके कारण यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था, इवन सत्ता व्यवस्था को कुछ नहीं हुआ। आज इंदिरा गांधी ने संविधान जो इमरजेंसी लाई थी, वो संविधान थ्रू लाई थी। 393 संविधान का जो कलम है 363, उससे माध्यम से लाई थी। इन्होंने क्या किया? ये संविधान की किताब है मेरे पास में, उसमें ये लिखा है, लिखा है संविधान का 361 में लिखा है। और इसके अंदर अधीन असम ये लाया गया, 361 के अधीन इमरजेंसी लाई गई, और राष्ट्रपति ने वो घोषणा की। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, इंदिरा ने घोषणा नहीं की थी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने घोषणा की थी संविधान के माध्यम से। मोदी ने तो बगैर संवैधानिक प्रोविजन से इमरजेंसी ला दी है,
अघोषित इमरजेंसी है, उसका क्या है? उसका क्या है? इसका मतलब ये इमरजेंसी में तुम कब जेल में जाओगे ये कोई भरोसा नहीं है। जेल में तुम्हारा क्या होगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। ये चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा, हमें अब अधिकार समझना पड़ेगा। अगर संविधान नहीं होता तो हम जिंदा रह नहीं पाते थे, हम अच्छे से आंदोलन, हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें 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 हमारे संविधान की रक्षा करना है। एजुकेशन सिस्टम, जो शिक्षा क्षेत्र है या समझ अपना आरोग्य क्षेत्र है, उसको पॉलिसी बदलना पड़ेगा। संविधान को फॉलो कैसा करे, इम्प्लीमेंट कैसा करे। और दूसरी बात क्या हो रही है, क्या देशभक्ति हम में जागी है? आप कोई बोलता है मैं भारतीय हूँ, हर आदमी बोलता मैं ब्राह्मण हूँ, कोई बोलता मैं क्षत्रिय हूँ, कोई बोलता मैं वैश्य हूँ, कोई बोलता मैं ब्राह्मण। ये चीज़ हो रही है, कोई भारतीय रहता ही नहीं है। भारत राष्ट्रवाद क्या हमारे अंदर में रहे? तो भारत राष्ट्रवाद मंत्रालय की स्थापना क्यों नहीं हुई? भारत राष्ट्रवाद मंत्रालय की स्थापना क्यों नहीं हुई? ये सबसे बड़ी बात है। जिस दिन हम भारतीय बनेंगे तब, मतलब बाबा साहब ने जो कहा था कि मैं पहले भी भारतीय और अंत तक भारतीय हूँ, तो हमें भारतीय बनना है और देश के लिए हमें कुर्बान होना है। और जो भी राजकीय निर्णय लिए जाते उसको हमको संविधान के विरोध में जो निर्णय लिए जाते हम उसको विरोध करना है, हमको चेतना है। यही मैं आपके साथ में मतलब कहने का मतलब कि आने वाले समय में जन आंदोलन की जरूरत है। जन आंदोलन, वही मैं आशा करता हूँ। जय भीम, मुद्दा है।